हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना क्लास 12th के लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं और सेकंड पार्ट तक हम लोगों ने सभी बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और जिन्होंने अभी तक अपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं किए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले और दूसरे वीडियो को जरूर कवर अप कर लें। बहुत बड़े वीडियोस नहीं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं और हम लोगों ने अब कंटिन्यू करना था। और ये हमारा पहला टॉपिक होगा क्लास 12 के सेक्शन के अकॉर्डिंग। और वो पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक ना? क्या है भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहीं से हम लोग चालू करते हैं अपनी पढ़ाई को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये कोई दो इवेंट मान लेते हैं हम लोग, जैसे इमेजिन करते हैं। ठीक ना? इमेजिनेशन में ही सारी चीजें हैं अपनी। एक इवेंट मान लेते हैं ए एंड एक इवेंट मान लेते हैं बी। ठीक है ना? तो इसको कह सकते हैं कि ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। देन इसी को कहते हैं कि मतलब कोई एक कार्य का होना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड जब कर जाए, जैसे हम इसको सिंबली जैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक ना? यानी कि कोई एक क्रिया दूसरे को कैसे प्रभावित करती है, यही कंडीशन है कि एक अगर घटित हो चुका है तो दूसरे के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मैंने कहा कि बी ऑलरेडी हो चुका है ना भाई, तो जो कंप्लीट हो चुका है सेक्शन उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो कंप्लीट करना है या जिसका पूछा जा रहा है उसको कहाँ पे रखते हैं? नोमिनेटर में रखते हैं। इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर? जब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो घटित ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक उदाहरण ले लूं, उदाहरण से आप लोगों ने ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण है आपका कि इमेजिन करिएगा कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आप प्रायिकता ज्ञान कीजिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर divisible by 3 on a single toss of a dice। ठीक है। एक डाइस को फेंका गया है और मुझे प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है जबकि उस पे क्या आया हो, एक ऐसा नंबर में आया हो जो कि 3 का डिविजिबल है। और जबकि आपको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है ना? इफ वी नो दैट इफ वी नो दैट द ऑब्टेन्ड नंबर इज, जबकि हमको ये पता है कि हमारा जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है ना? अब मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 इवेंट है। अगर मैं ए, बी के रूप में यहाँ पर आप लोगों ने फ़ॉर्मूला लिखा है, तो उसी के रूप में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मान लेते हैं कि इवेंट ए जो है, ये हमको पूछ रहा है और ऐसा नंबर पूछ रहा है जो कि क्या है बेटा? 3 का डिविजिबल है। 3 का क्या है? डिविजिबल है। और वहीं पर, ठीक है? वहीं पर जो दूसरा वाला कंडीशन बी दे रहा है और बी क्या कह रहा है बेटा? बी कह रहा है कि वो क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है। अब ए का डिविजिबल वाली बात किया जाए, ए का डिविजिबल की बात करता हूँ। तो ए 3 का डिविजिबल जो है वो क्या है बेटा? 3 का डिविजिबल एक 3 है, दूसरा कौन है? 6 है। वहीं पे बी की बात करें कि एक इवन नंबर जो कि उसको पता है ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज 2, 4 एंड 6। ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि मुझे सैंपल स्पेस में मुझे ये पता है कि डाइस फेंकने के बाद मेरे 1 से 6 तक की संख्याएँ आती हैं। ठीक है? अब कह रहा हूँ कि
मुझे पता करना है ये इस चीज़ को मुझे पता करना है, जबकि मुझे ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मेरे से कह रहा है। अब ए अपॉन बी का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया कि आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। अब ये बताइएगा ए और बी में कॉमन क्या है बेटा? 6 है। कौन है? 6। ठीक। और वो ये 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है ना? ये सिंगल टाइम्स आ रहा है। ये कितने हैं? इवन कितने हैं बेटा? 3 है। ठीक है। अब इस तरीके से समझेंगे, अगर इसका मैं मान रख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 3/6, सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 1/3। तो इसका मतलब क्या है भाई कि दो कंडीशंस हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही हैं, एक का घटित होना दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है। यही क्या कहलाता है? आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, आपने इसको समझना पड़ेगा। क्या है भाई कि पहला थ्योरम, मैं इसको नोट करता जा रहा हूँ, आपने इसको याद कर लेना है डायरेक्टली, और नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स हमेशा की तरह मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है ना? थ्योरम है आपके, थ्योरम है, कोई दो इवेंट ले रहा हूँ, एक इवन ले रहा हूँ और एक ई2 ले रहा हूँ। ये दो इवेंट्स किसके पार्ट हैं बेटा? ये दोनों इवेंट हैं आपके सैंपल स्पेस एस के पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 अपॉन ई2 आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर में होता है और जो न्यूमरेटर में होता है, ये दोनों का आप इंटरसेक्शन करते हैं, ई1 इंटरसेक्शन ई2, और इसको डिवाइड करते हैं किससे? जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से, दैट इज ई2। इसलिए इसलिए therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन ई2, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू आप देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन ई2। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2, और आप सैंपल स्पेस का ही तो पार्ट है ई2, तो आप इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? ये निकल के आएगा ई2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2, सिंप्लीफाई हुआ और इस तरीके से वैल्यू आ गई कितना बेटा? 1 आ गई। तो मेरे कहने का मतलब है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट थ्योरम इज किसी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसमें आप सैंपल स्पेस रखें और वो नीचे कोई भी आप क्या रख लें, इवेंट रखें, तो उसकी वैल्यू सदैव किसके बराबर होती है? 1 की होती है। ये पहला थ्योरम आपका यहाँ पे हम लोगों ने सीखा भी और इसको प्रूव भी कर लिया तुरंत के तुरंत। ठीक है। द सेकंड थ्योरम इज थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम सेकंड कहता है कि कोई दो इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 यूनियन ई2 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ए। अब यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल होती है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला एडिशन रूल, ई1 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 अपॉन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई2 अपॉन, ये है बेटा आपका सेकंड थ्योरम। अब इसको मुझसे कोई कह दे कि भाई ये कैसे हो गया, तो मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, जल्दी से आप इसको देखिएगा। एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू। एक बार अब देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 यूनियन ई2 बाई ए, तो ये इक्वल होता है किसके बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 यूनियन ई2, कंडीशनल है ना, और इसका इंटरसेक्शन होगा किससे? इसका इंटरसेक्शन होगा ए से, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ए और बीच का यूनियन सिंबल ई2 इंटरसेक्शन ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक। यूनियन का जो सिंबल होता है, यूनियन का एडिशन रूल लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब ये तीनों में बांट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक। साथ ही साथ क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन ए, ठीक। मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे अभी क्यों कर रहा हूँ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये कंडीशनल बन गया एक, कोई दो कंडीशन E1 E2 और ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, ठीक है। ये ए ऑलरेडी हो चुका है, E2 का पूछ रहा है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए माइनस ये घटित होना है और ये ऑलरेडी हमको पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन, आई थिंक आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। चलिए, थ्योरम नंबर थर्ड आपको नोट करना है और समझना भी है। अच्छा, मैं प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ भाई, ये प्रूव हो गया, ये समझिएगा आपने, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। तो याद करने से बेटर है कि समझ लेना, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न के रूप में अपना चीज़ों को पूछ लीजिएगा। आज मैं दो ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, ठीक है। थ्योरम नंबर थर्ड है आपका, थ्योरम थर्ड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ई डैश सॉरी अपॉन ए, और डैश को क्या होता है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, पूरक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा क्यों टाइम वेस्ट करना है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे अपना सेकंड टर्म पे जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का मैं कलेक्शन दे रहा हूँ, ठीक ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और ये आपके 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक ना। तो इन प्रश्नों को नोट करिएगा और करिएगा जरूर सॉल्व, क्योंकि ये समझ लीजिए बहुत हाई चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए। तो पहला प्रश्न है आपका कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 कार्ड हैं और उन 10 कार्ड्स पे क्या करा हूँ, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर आपका 10 कार्ड्स लिए, 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं, और इन 10 कार्ड्स पे मार्क्स हैं, यानी कि संख्याएं लिखी गई हैं फ्रॉम 1 टू 10, 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ एट रैंडम, रैंडमली हमने क्या किया, वन कार्ड सेलेक्टेड, एक कार्ड को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया एट रैंडमली, ठीक ना। और उस पे जो नंबर है, जो नंबर लिख प्राप्त हो रहा है, नंबर इज ग्रेटर देन 3। अब आपसे कह रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
इट इज एन इवन नंबर। तो मैंने क्या-क्या बोला भाई, एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर 10 कार्ड थे, उन पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याएँ लिखी गई थी, उसमें से एक कार्ड को सेलेक्ट किया गया, वो नंबर मुझे ये पहला कंडीशन मुझे ये पता चल गया है कि वो नंबर क्या है बेटा, वो नंबर आपका 3 से बड़ा है, ठीक ना? ये हमको नोन है, ठीक ना? अब कंडीशन क्या लगा रहा है कि वो 3 से तो बड़ा है लेकिन वो एक इवन नंबर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब कंडीशन मेरा लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 2 इवेंट्स बना लेना है सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने ये लिखा है ना, मैंने थोड़ा-सा रफली लिख दिया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होता है नोट करने में। कोई अपने पास से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाया और सॉल्यूशन ले लिया। तो ये क्वेश्चन आपके 2019, 22 एंड 24 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन इवन मान लेते हैं, ठीक है? और ये इवन को हम क्या करते हैं, इवन नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर्स क्या है 1 से 10 तक के बीच में, दैट इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। E2 ये 3 से बड़ी संख्याएं हैं, ठीक ना? ग्रेटर देन 3। ये संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई जो 3 से बड़ी हैं? दैट इज 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछ रहा है वो कि आप ये बताइए कि वो एक इवन नंबर है और बड़ा है, ये आपको पहले से पता है और ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ई2 आपसे पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2, ठीक है? तो ई1 और ई2 के बीच में कॉमन कौन-कौन है भाई? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज थे सैंपल स्पेस में? वो थे आपके 10। तो इस तरीके से आपकी हो गए कितने? 4/10। ई2 के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? मुझे लगता है ये आप लोग समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा 7 ऐसे हैं, 7/10। सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया 4/7। कितने आगे बेटा? 4/7 इज योर आंसर, ठीक है? चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं और हम लोग 2-4 सेकंड का समय देंगे ताकि आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? 1 मिनट मैं अब पॉज़ करके मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। वेलकम बैक। चलिए प्रश्न नोट कर दिया है। अच्छा, मैं ये एक चीज़ बता दूँ भाई, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो आप बुक को खोलिएगा एनसीईआरटी की, अपनी एक्सरसाइज में हो सकता है वो हो। अच्छा, ये भी प्रश्न आपका यूपी बोर्ड के 2023 और 2024 में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए तो इसको समझते हैं कि इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक आपको दे दिया गया है और वो दिया गया है कि आपका जो सम है वो क्या है बेटा? 6 है, ये आपको पता है। जो आपको पता है ना, आप अगर इवेंट ई1 और ई2 ले रहे हैं के रूप में मानते हैं, तो जो आपको पता है ना, आप उसको मान लीजिए इवेंट ई2, ठीक ना? सम इज़ 6। अब ऐसा कौन-कौन सा कंडीशन है जहाँ पर आपकी संख्याओं का जो सम है वो 6 आएगा? तो पहले डाइस पे एक डाइस को कितनी बार रोल किया गया? 2 बार डाइस को रोल किया गया ना। तो पहले पे मान लीजिए अगर 1 आता है तो दूसरे पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। पहले पे 2 आ जाए तो दूसरे पे 4, पहले पे 3 तो दूसरे पे भी 3, पहले पे 4 तो दूसरे पे 2, पहले पे 5 तो दूसरे पे 1। यही आपके 5 कंडीशन है जिसमें वो सम कितना देगा बेटा? 6 देगा। और इवेंट इवन वो क्या है? फॉर एटलीस्ट 1, एटलीस्ट ऑन वंस।
सेकंड जो हमको फाइंड आउट करना है कि 4 जो है कम से कम 1 डाइस मतलब 1 बार आना चाहिए। तो चाहे 1 बार आवे और चाहे 2 बार आवे, लेकिन कम से कम कितनी बार आना चाहिए? 1 बार तो आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने इवेंट्स बन सकते हैं, हम उसको देखते हैं। मैंने मान लिया फिक्स कर दिया कि पहले डाइस पे मेरा 4 आ रहा है, तो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि दूसरे डाइस पे भी 4 आ जाए। दूसरे डाइस पे 4 आने की सिचुएशन 2 बार तो हो चुके ना, ये वाला देखिए दोनों में रिपीट कर रहा है 4। तो ये सेकंड वाले डाइस पे मैं 4 को फिक्स करूँगा तो ये वाला तो ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा बेटा 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 आ चुका है, 5-4 एंड 6-4। ठीक। अब इस तरीके से बताया बनाया तो ये मेरे पास टोटल कितने आ गए 11 आ गए। और यहाँ पर मैंने किया तो टोटल कितने आए थे 5 आए थे। अब मुझे पता किसको करना है, मुझे पता करना है ये वाला, ये मेरे को पता करना है E1 अपॉन E2। अब इसकी वैल्यू कितना होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब इसको देखिए कौन कौन सा ऐसा है जो रिपीट कर रहा है दोनों में। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये देखिए ये 2-4 ये आ रहा है, 4-2 ये आ रहा है, 2 आ रहे हैं ना, देखिए दोनों में देखिए 2-4 और 4-2, 4-2 ये है, 2-4 ये है। और क्या कोई रिपीट कर रहा है क्या? अच्छा, ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है भाई, आप डायरेक्टली जो दिया गया है आप उसी को ढूंढ लीजिए कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनका सम 6 के बराबर है, तो ये दो ही है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि 2 बार आ रहे हैं और टोटल एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, तो टोटल सैंपल स्पेस में पहले डाइस पे 6 टाइम्स, दूसरे डाइस पे 6 टाइम, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बनते हैं, 36 कॉम्बिनेशंस हैं। तो मेरा जो आंसर आ गया है वो आ गया कि मेरा 2 रिपीट कर रहा है 2/36। और E2 में कितने थे भाई, 5 थे, 5/36। 36 कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर आ गया 2/5 इज योर आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा और इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं कलेक्ट करके आपको प्रयास करूंगा कि आपके नोट्स में जो मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ उसमें आपके अ, हों। तो चलिए स्टॉप करते हैं और मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको पढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपना। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, अब देखिएगा मेरी बात को समझिएगा। ब्लर हो रहा है क्या है स्क्रीन, एक मिनट रुकिएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कोई दो इवेंट्स का एक साथ घटित हो जाना, मैंने कहा ना कि एक हम लोगों ने एक सिचुएशन पढ़ा था एंड और वाला। दो कंडीशन आपने पढ़ा था, एक एंड का पढ़ा था और एक और का पढ़ा था। और को हम लोग प्लस से सिंपलाइज करते हैं और साथ ही साथ आपका यहाँ पर और सेट्स में यूनियन के रूप में हम लोग रखते हैं। एंड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखते हैं और यहाँ पर और सेट्स में आप इंटरसेक्शन के रूप में रखते हो। तो कोई घटना एक साथ घटित हो जाती है तो एंड लगाते हैं, दोनों में अगर कॉमन है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा ना कि कोई दो इवेंट है, एक इवेंट E1 है, दूसरा क्या है इवेंट E2 है। अब ये दोनों इवेंट अगर एक साथ घटित हो रहे हैं तभी इंटरसेक्शन लगाते हैं, और इसका मतलब हो गया कि आपने क्या किया, इवेंट E1 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, E2 के साथ। ठीक ना। अब ये जो एक साथ होने की सिचुएशन है यही हम लोग पढ़ते हैं किसमें, आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। अब जैसे मैंने थ्योरम को रिप्रेजेंट करूं कि फॉर थ्योरम के रूप में इसको समझिएगा।
एक तरीके से समझ लीजिए ना कि जो चीज़ें अभी आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना, उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बेसिक तौर पे बता दूं कि मान लीजिए कोई दो इवेंट हैं, एक इवेंट है E1 एंड E2 ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये दो इवेंट्स हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों की जो कंडीशनल ये एक साथ होने की सिचुएशन है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 एंड या और लगाइए ज़्यादा बेटर होगा, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2। अच्छा, ये क्यों हो रहा है मैं इसको समझा दे रहा हूँ, और इसको प्रूफ भी कर देंगे। प्रूफ बड़ा अच्छा होता है यार, सीख लेना प्लीज़। इसको एक बार ना ईमानदारी के साथ सीख लेगा। तो आप लोगों ने ये कंडीशनल वाला पढ़ा ना, मुझे ये वाला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1, मुझे ये पता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। मैंने ये क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की जो वैल्यू है वो आ गई किसके बराबर बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1। ये देखिए, ये है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेम वे में आपका आया है, अगर मैं लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2, इसकी वैल्यू आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। और यहीं से मैंने क्या किया है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ये वाला, तो मेरा क्या आ गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2। ठीक है, अब समझिएगा, इमेजिन करिएगा। अब इसको सेट थ्योरी से वेन डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर समझ में आ गया तो अति उत्तम, नहीं समझ में आता है तो हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करेंगे यार, क्यों परेशान होना। चलिए, हम मान लेते हैं कोई दो इवेंट है, ठीक है ना। कितने इवेंट्स हैं? दो इवेंट हैं, एक इवेंट E1 और एक इवेंट E2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। अब मैं कह रहा हूँ कि इवेंट E1 जो है वो M वे में कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। इवेंट E2 जो है वो आपका M1, इसको मान लेते हैं, ज़्यादा सही होगा M1, और ये हो जाएगा M2 वे में, ठीक है। अच्छा, दोनों का एक साथ घटित होना, E1 इंटरसेक्शन E2 जो कॉमन सेक्शन है, इसको मैं मान लेता हूँ M वे में, ठीक है, समझिएगा। तो और टोटल सैंपल स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं टोटल सैंपल स्पेस में N वे, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस में आपके N वे है। अब मैं इसका वेन डायग्राम में एक बार ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे लगता है समझ जाएंगे। चलिए, मैं इसका, जैसे ये E1 है, E2 है, E1 E2 सैंपल स्पेस M1 M2, और ये मैं इसको थोड़ा सा शेड कर दूंगा, नहीं तो आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। चलिए, अच्छा रहने देते हैं, वैसे ही करते हैं। ये आपका, मैं इसको कॉमन सेक्शन को अलग कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा बेटा? इवेंट E1 क्या होगा? M1 तरीके से हो रहा है ना, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? N है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? M2 तरीके से हो रहा है, टोटल सैंपल स्पेस में N है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा? M अपॉन N। अब मुझे ये पता है, डिफिनीशन मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 जो होता है वो क्या होगा? E2 अपॉन E1, ठीक। E2 अपॉन E1 की मैं बात कर देता हूँ। तो डिफिनीशन के थ्रू मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये पता आ रहा है कि E2 की संख्या कितने हैं? E2 की संख्या भाई, जल्दी बताइएगा।
इन दोनों का कॉमन सेक्शन लेते हैं ना भाई, E2 और E1 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये आपका m अपॉन n डिवाइडेड बाई E1, m ऑन n, n से n कैंसिल हुआ तो ये आपका आ गया कितना बेटा, m बाई n। ठीक है, अभी इसी m बाई n को आप क्या लिख सकते हो भाई, मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं कि ये जो आपका m बाई n है, मैं इसको अगर यहाँ पे m1 को दोनों जगह कॉमन कर दूं, m1 अपॉन n, क्या ये गलत होगा क्या? कोई मुझे ये बता दे, क्या ये गलत है? अगर गलत नहीं है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए इसको करते हैं। m बाई n किसकी वैल्यू थी भाई, m बाई n ये है ना, ये वाला, ये तो इसकी वैल्यू थी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 को, ठीक, और m1 अपॉन n प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को। और ये किसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, ये शुरुआत हुई थी यहाँ से, इसकी, ठीक है। अब ये m बाई n ये आया था ना अपना m बाई n, तो ये आपका आ गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा प्रूफ। चलिए, अगर प्रूफ कर सकते हैं तो करिएगा, ना कर सकते हैं तो रहने दीजिएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं ऐसे ही 3 कंडीशन वाले को एक नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग का बस एक ही चीज़ बचेगा, वो है बेस थ्योरम, जिसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर डालेंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं 3 कंडीशन 3 इवेंट्स ले रहा हूँ, E1 E2 एंड E3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 और इसके जस्ट पहले वाला E1, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इसके पहले वाला कौन से हैं दो, E1 और E2 का इंटरसेक्शन, ठीक है। या फिर या फिर इसी को, इंटरसेक्शन को मैंने शुरुआत में लिखा था ना E1, ये आप लोगों ने लिखा था ना इंटरसेक्शन को E1 इंटू E2, वो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन E1 इंटू E2। चलिए, तो एक चीज़ तो ये हमारा कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, एक मिनट, चलिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ लिया तो थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपना यहाँ पे ख़त्म कर देंगे वीडियो को। और हाँ यार, वही है एक कि रिक्वेस्ट है, सभी लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोई इवेंट है E1 एंड E2, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, यानी कि कोई एक घटित हो रहा है तो वो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना। एक का घटित होना दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होगी, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के बराबर होगी, ठीक है। चलिए, ऐसे एक और नियम जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होगी, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं एक से ज़्यादा इवेंट्स ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दो से ज़्यादा इवेंट E1 E2 और E3, 3 इवेंट्स ले लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।